हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड वैसे तो इंटरनेशनल अफेयर्स को ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन भारत में जो कुछ हो रहा है उन खबरों पर भी नज़र रखना ज़रूरी है। इस वक्त लोकसभा इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, गहमा गहमी है, अपोजिशन के लीडर्स की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और ईडी ना मालूम किसके दरवाजे पर कब दस्तक दे दे नहीं मालूम। अब ऐसा कहा जा रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो मान साहब हैं उनकी भी गिरफ्तारी का नंबर आ सकता है और वो जेल से अपने पैगामात भेज रहे हैं कि दिल्ली वालों, मैं आपकी सेवा में मुसलसल इसी तरह से रहूंगा, चाहे मैं जेल में रहूं या जेल से बाहर। तो यहां तक बात पहुंच चुकी है। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जो डिटेल्स सामने आई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, वो भी बहुत ही आंखें खोल देने वाली है। मुझे लगता है कि अगर कोई भी बाज़मीर अगर कोई होगा अंधभक्तों में से, तो वो अंधभक्ति छोड़ देगा। कब तक अपने लीडर के गुनाहों को माफ करता रहेगा, अपने ज़मीर से कब तक लड़ता रहेगा, ये हालात सामने आ गए हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज के खास मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल बारी मसूद साहब, जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं, जो टेक्निकली और ये भी कहा जाता है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। तो वो मेरे साथ हैं। कई ज़बानों में आप लिखते हैं, अंग्रेज़ी, मराठी, उर्दू और बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर आपकी राइटिंग्स, आपके वीडियोस सामने आते रहते हैं। अब्दुल बारी मसूद साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। आपके इस प्रोग्राम में काफ़ी नाजरीन इसे देखते हैं, पसंद करते हैं। बहुत जी जी, शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहरहाल वक्त आपने निकाला और हमारे स्टूडियो तक आए। आप ये बताइए कि आपने भी बहुत से इलेक्शन अब से पहले कवर किए हैं। एक पूरी ज़िंदगी गुजर गई, असेंबली इलेक्शंस भी, लोकसभा इलेक्शंस भी, हर तरह के। इस किस्म का खौफ, इस किस्म का डर ना सिर्फ अपोजिशन लीडर्स में, बल्कि जो सच बोलने वाला पत्रकार है उसमें भी, जो अपनी बात खुल कर के कहना चाहता है, किसी मिसाल के तौर पे राहुल गांधी को कोई खुल कर के सपोर्ट करना चाहता है, नारे लगाना चाहता है, वहाँ भी डर और खौफ का जो माहौल इस बार बना है, क्या आपने कभी अब से पहले देखा है इस आज़ाद मुल्क की, इस जो जर्नलिज्म का आपका तकरीबन 40 साल का सफ़र है, आपने कभी ऐसा देखा है? आपने बहुत ही दुखती रग पर हाथ रखी है। जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह की कैफियत को हर एक आदमी को उससे गुजरना पड़ रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो, तो बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं कि इलेक्शन के मौका तो एक जश्न का मौका होता था। यहाँ पर जो है एक जश्न मनाए जैसा जैसा होता था। बिल्कुल बिल्कुल इलेक्शन आ रहे हैं, लोग उसका इंतजार करते थे। बिल्कुल बिल्कुल हैं? अब यहाँ पे तस्वीर बिल्कुल उलट गई है। बिल्कुल अब हुआ ये है कि हमारे मुल्क में जो है, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे मुल्क में जो जमहूरियत है वो बहुत ही कमज़ोर किस्म की, इमेच्योर किस्म की जमहूरियत है। कभी भी ये नहीं, उसकी वजह ये रही है कि जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर उनके अंदर जमहूरियत होती, इंटरनल डेमोक्रेसी होती, तो आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो आप देख रहे हैं कि हर तरफ जो है, अब हुक्मरान जमात का मसला ये है कि एक तरफ तो वो 370 और 400 सीटें लाने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ उनकी बदहवासी इस बात से जाहिर होती है कि ये चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करवाते, वो चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करवाते, वहाँ पर ईडी को भेजते, यहाँ पर सीबीआई को भेजते, यहाँ पर इनकम टैक्स वालों को भेजते। तो ये जो है दिखा रहा है कि इनके जो दावे हैं बिल्कुल खोखले हैं और एक बदहवासी उन पर तारी है। तो जो इस तरह के इक़दाम, जैसा होता है ना, गीदड़ की मौत आती है तो कहते हैं कि वो शहर की तरफ भागता है, तो कुछ इस तरह के इक़दाम जो है हुक्मरान जमात की तरफ से नज़र आ रहे हैं। अब वो दो लोग हैं, दो लोगों की पार्टी है बेसिकली। अब दो ने बेचा, दो ने खरीदा, वो लोग तो जानते हैं जी। अब तो लोग जो है दबे दबे अल्फाज में कहने भी लगे हैं, गुजरात लाभी, गुजरात लाभी। खुलकर तो नहीं कह पा रहे हैं। जी जी जी, तो मगर
चला तो वही रहे हैं, हाँ। गुजरात ला भी चला रही हैं। बिल्कुल तो ये जो कैफियत पैदा हुई है ये बड़ी अफसोसनाक है, तशवीशनाक है, और पूरी दुनिया देख रही है इस हवाले से। बड़े तफसीर अरे सब पूरी दुनिया, आप जो है आपने पूरी दुनिया जी, देख रही है जी, की बात कही। जी, जर्मनी की तरफ से एक रिएक्शन जी, आया जी, जी, कि हमने देखा कि आपके यहाँ चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया और हम इसको बहुत ही कंसर्न से देख रहे हैं, तो फौरन हमारी विदेश मंत्रालय एक्टिव हो गया कि नहीं साहब, आपको क्या मतलब है अंदरूनी मामलात में दखल देने का। तो अब वो जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का जो जिक्र हुआ करता था इलेक्शंस में, क्या अब इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी बुलाए जाएंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक खास बात जो मैं जानना चाहता हूं, देखिए हमने अभी कुछ महीने पहले लोकसभा के 100 से ज्यादा मेंबर्स को सस्पेंड होते हुए देखा है, यानी पूरे मुल्क की तकरीबन 1/4 आबादी को डेमोक्रेसी के ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया। अब इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये एक तरह से अगर दिल्ली के उसका कहा जाए तो ऐसी मेजॉरिटी शायद कहीं ना हो, उतनी मेजॉरिटी वाला चीफ मिनिस्टर जिसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी आपने पूरी दिल्ली की जनता के उस चुनाव का जो उन्होंने मुंतखब किया है अपने लीडर के तौर पर, उसको एक तरह से आप जलील कर रहे हैं, उसको डेमोक्रेसी के उस हक से महरूम कर रहे हैं कि उनका लीडर हुकूमत चला सके। तो क्या मानी रहे इस जमहूरियत के? बहुत ही सही बात कह रहे हैं आप कि ये दिल्ली की जो हुकूमत है ये वाहिद हुकूमत है गुज़िश्ता 75 साल में। मरकज में भी जो हुकूमतें बनती रही, विफाक में बनती गई है, वो भी कभी भी उनको 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिले हैं। जी जी जी, ठीक है। हाँ। और किसी और, मेरे इल्म में तो नहीं है कि किसी और रियासत में जो हुकूमत बनी है, मुंतखब हुई है, उसको 50% से ज़्यादा वोट मिले। जमहूरियत इसी को तो कहते हैं ना कि भाई 100 लोग हैं, 100 में से 51% जो है, कम से कम एक ज्यादा होना चाहिए। जी, 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 है ना? 49। अब जैसे यहाँ हम पर जो हुकूमत मुसल्लत है, उसके पास जो है सिर्फ 37% वोट है। जी जी जी, है ना? 63% वोट इसके खिलाफ में है। जी। फिर भी वो हम पर हुकूमत कर रही है। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर की हुकूमत थी अरविंद केजरीवाल की। और आप उसको जो है, ये उसके चीफ मिनिस्टर को सिर्फ एक जबानी शवाहिद की बुनियाद पर, एक अप्रूवर की बुनियाद पर, कि एक अप्रूवर हमने जो है वादा माफ। हाँ, जैसे सरकार किसी को भी किसी को फंसाने के लिए एक आदमी को अप्रूवर बनाती है और जिसके भी नाम उससे बुलवाने हो वो ले लो। मगर सबसे बड़ा मसला ये कि वैन गार्ड जो है, जमहूरियत का वैन गार्ड जो है, वो होता है जुडिशरी होती है। वो जुडिशरी को जिस तरह से काम करना चाहिए था वो नहीं कर रही है। कल ही मैं जो है वो अशोक अरोड़ा साहब को सुन रहा था, बहुत बड़े जो वकील हैं, बहुत ही, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 3 मरतबा सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो जुडिशरी यहाँ पर टोटली फेल नजर आ रही है। अब आप लगाइए कि वो जो अर्नब गोस्वामी है, उसका मामला जो है, उसके लिए जो है संडे के दिन, इतवार के दिन, छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट को खोला गया जमानत के लिए। और आप जो है दूसरों को कहते हैं कि नहीं, हाई कोर्ट जाइए, निचले कोर्ट में जाइए, पहले आप उसके लिए खोलते हैं, स्पेशल केस खोलते हैं, स्पेशल जो है अदालत को खोलते हैं। तो ये जो चीजें हो रही है इस मुल्क में, तो वो तो जज का काम है कि भाई, जज कहे कि भाई ये क्या, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है इसको गिरफ्तारी का, कोई ऐसा ठोस वो नहीं है। लेकिन उससे यही जाहिर हो रहा है, या तो वो उनके दबाव में है, या वो खुद भी जो है उस गवर्नेंस का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। जो लोग गवर्नेंस कर रहे हैं, जो हुक्मरानी कर रहे हैं, उसका पार्ट है ना? वरना ये तो काम अदालतों का है। मुझे याद है, अदालत जो है उसकी जो है निगरान है, मुहाफिज है, निगहबान है किसकी? जमहूरियत की। अशोक अरोड़ा का आपने जिक्र किया, वो वीडियो मैंने भी देखी। उन्होंने तो इस हद तक कहा कि अगर मुल्क के 5 बड़े वकील किसी भी अदालत के सामने खड़े होकर के कहें कि नहीं साहब ये बेगुनाही से छोड़ना चाहिए, तो जज मजबूर हो जाएगा छोड़ने के लिए। ऐसे बाअसर सीनियर वकील मौजूद हैं, लेकिन वो भी उसी हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो ऐसी हालत में देखिए, मुझे अब याद आया, चूंकि आपने डेमोक्रेसी को काफी इमेच्योर बताया, और मुझे इस वक्त नामालूम क्यों कर्नल गद्दाफी की वो ग्रीन बुक याद आ गई, जिसमें उन्होंने बिल्कुल डेमोक्रेसी को बिल्कुल नेगेट किया था और ये कहा था कि ये बेवकूफों का सिस्टम है। तो लेकिन ये अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, शेर है उनका। जी क्या शेर है, आपको याद है क्या? मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, मगर यही है कि भाई
बंदों को जो है तोला नहीं जाता बल्कि गिना जाता है, ना? हेड काउंट होता है, हेड काउंट होता है। तो उसमें हाँ। कोई अक्लमंद हो, कोई हाँ, पढ़ा लिखा हो, हाँ, कोई अनपढ़ हो, हाँ। सब एक बराबर गिने जाते हैं। जी। तो अच्छा, इस हालत में जी। सबसे बड़ा देखिए, गवर्नेंस के मानी ये होते हैं कि किसी भी जमीन के टुकड़े पर सही तरीके से इंतजामात को देखा जाए, रूल ऑफ लॉ हो, आवाम की जरूरत का ख्याल रखा जाए, रूल ऑफ लॉ रखा जाए, और जो कुछ उस जमीन से पैदा होता है वो उनमें बराबर तकसीम हो। यही बेसिक सरकार का कॉन्सेप्ट होता है। माने कि यही तो है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, बिल्कुल हर एक को मसावत हासिल रहेंगे, हर एक को वही हुकूक हासिल रहेंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड, लैंग्वेज, चाहे वो कुछ भी बोलता हो, लेकिन कानून के नजदीक वो बिल्कुल बराबर का शहरी होगा। जी। ये है रूल ऑफ लॉ के माने यही बिल्कुल है। बिल्कुल। और यहाँ पे तो और नेचुरल रिसोर्सेज पर भी उसका बराबर का हक होगा, हर चीज पे। तो हमारे मोदी जी ने इतना तो किया इस 10 साल में कि शायद वो आंकड़े बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं, और वो हो सकता सही भी कहते हो, कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, यानी 5 किलो अनाज पर जीने के लिए मजबूर कर देना और उनको अपना वोटर बना लेना, ये दोनों चीजें हैं। तो ऐसी हालत में जब लोग या तो इतने मजबूर हो जाएं या इतना लालच करने लगे कि वो 5 किलो अनाज के लिए कहें बीजेपी ही जिंदाबाद, तो ऐसी हालत में कहाँ और जो उन्होंने अपने उद्योगपति दोस्तों को किस तरह से लूट मचाने का इंतजाम किया है, करोड़ रुपया माफ कर दिया है। अरे सब माफ करने के अलावा मुझे एक मिसाल याद आती है बार बार, एयर इंडिया की उतनी भी कीमत नहीं ली गई जितनी उसकी एक इमारत बंबई के में जो एक इमारत है उतने पैसे भी नहीं लिए गए, और पूरी दुनिया में उसके एसेट्स हैं, हवाई जहाज पूरी दुनिया में उड़ रहे हैं। तो इस हद तक बेदर्दी से मुल्क को लूटा गया, वसाइल को लूटा गया। ऐसी हालत में जनता क्या करे? मीडिया सरकार से सवाल नहीं करता, आम आदमी को यही पता नहीं चलता कि बेईमानी कहाँ हो गई, और वो नेता रोजाना झूठ बोलते हुए सामने नजर आते हैं। और अब तो एक जमाना था जब अच्छे दिन आएंगे, फिर दूसरा जमाना आया मोदी नहीं तो कौन, अब तीसरा जमाना शायद वो जिसे हाइपरबोल अंग्रेजी में कहा जाता है ना, मोदी की गारंटी है। अब उस गारंटी वाले जुमले पर आपको फिर उन्हीं को वोट देना है। ऐसी हालत में लोग क्या करें? मसला सबसे बड़ा ये है इस मुल्क का कि मैं अक्सर कहता हूँ ये बात कि हर एक के अपने अपने मसाइल है, मगर यहाँ पर ये है या शेख अपनी अपनी देख, है ना। हाँ। कि भाई दलितों का मसला है तो दलितों का मसला दलित देखेंगे, मुसलमानों का मसला है मुसलमान देखेंगे, ठाकुरों का मसला है ठाकुर देखेंगे, फला का मसला है फला देखेंगे। एक ये क्या कहते हैं उसको, यूनिफॉर्मिटी जो है और एग्जैक्टी वाला जो मामला है किसी मसला, भाई दलितों का मसला है, दलितों का नहीं है, वो पूरे मुल्क का मसला है। बिल्कुल तो ये जो सोच है यहाँ पर पनप नहीं पाई है, है ना। तो एक तो ये मसला है। दूसरी बात, आप जो कह रहे थे मोदी साहब जो है वो जो 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, मोदी हम तो अनाज दे रहे हैं, भाई आप अपने जेब से थोड़ी अनाज दे रहे हो। बिल्कुल। ये सरकार जो है, सरकार में जो भी पैसा आता है, मेरा आपका सबका पैसा, आवाम का पैसा है। वो चंद लोग, हुकूमत किसको कहते हैं? हुकूमत एक इंजन है, उसको चलाने वाले हम जैसे लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पर। बल्कि वो जो पहुंचते हैं उन्हें तनख्वाहें मिलती हैं, उन्हें घोड़ा गाड़ी सब कुछ मिलता है। वो किस तरह से चला रहे, उस इंजन को किस तरह से चला रहे वो देखा जाता है। सरकार बोलते हैं ना, सरकार का पैसा किसका? आवाम का पैसा है। ये लोगों को जहन में समझ में नहीं आता कि भाई ये पैसा आपका हमारा है। आप उठते बैठते 24 घंटे में कई मरतबा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, बिल्कुल, है ना। वो टैक्स का पैसा जमा हो रहा है, वो चंद लोग जो है तो उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये समझ में नहीं आ रही लोगों के, क्योंकि पॉलिटिकली लोगों को एजुकेट नहीं किया गया। और सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है इस मुल्क में, जो है जो पैसे बहुत लगते हैं इलेक्शन के, जैसा निकाला गया था, हिसाब निकाला गया था कि बीजेपी ने जितने उम्मीदवार खड़े किए थे तो उसका खर्च होना चाहिए था समथिंग 400 करोड़ रुपए होना चाहिए था। उसने जो दिया है वहां पर रिकॉर्ड दिया उसके लिहाज से इलेक्शन कमीशन है वो कुछ 1200 करोड़ रुपए का दिया। जबकि एक और जो है वो सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने जो लेकर आया था वो कितने बिलियन का बताया था उन्होंने। बहुत सबसे महंगे इलेक्शन थे 2019 के इलेक्शन। तो अब ये जो पैसा है कहाँ जाता है? ये पैसा जाता है क्योंकि
ये 2 दिन पहले ही मैं जो है सुप्रीम कोर्ट के पास था, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, हम वो केजरीवाल के बारे में पूछना चाह रहे थे, लोगों से क्या कहना चाह रहे थे। हाँ, तो एक साहब जो है कपड़ा बेच रहे हैं वहाँ पे, हाँ, शर्ट बेच रहे हाँ, थे, टी हाँ, हाँ, वो वकीलों के शर्ट बेच जी, रहे जी, थे। जी, तो कहा कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, हाँ, यानी सिस्टम से बेगानगी है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना ये कपड़े बेचता हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ। हाँ, यानी हमने कहा यार तुम सिस्टम का पार्ट हो या नहीं हो। हाँ, तो ये जो बेगानगी है, सिस्टम से बेगानगी, ये लोग जो है पैसे देकर हाँ, वोट देते हैं। उनको मालूम होता है कि हमको 5,000 रुपए मिल रहे, 10,000 रुपए मिल रहे, 2,000 रुपए मिल रहे, उसके बाद का उन्हें नुकसान मालूम ही नहीं हाँ, है क्या होने उसके बाद वाला। का नुकसान नहीं मालूम है। तो हाँ, इसका फायदा उठाया जा रहा है असल हाँ, में। ये जो होता है ना पैसा जो, तो आप देखेंगे कि असेंबली में भी देखिए, पार्लियामेंट में भी देखिए, एक बतजी शरह के साथ जो है करोड़पति अरकान का इजाफा हो रहा है। हाँ, हाँ, पॉलिटिकल पार्टी उन्हीं को देते हैं। ये आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी कहते हैं, ये काहे कि आम आदमी पार्टी है, हाँ, ये करोड़पतियों की पार्टी है ये। हाँ, हाँ, और ये इन्होंने जो है इख्तिदार हथियाया है। ये जो मंडल कमीशन चलता है ना समाजी इंसाफ जी, वाला, जी, इसको जी, छोड़कर जो है ये अपर कास्ट के लोगों की पार्टी है, इसीलिए इसको बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता है, जिसके हाँ, नारे वगैरह जो कुछ सब कुछ भी है। हाँ, लेकिन अब ये जो है उनसे जो है ये हो गए हैं। हाँ, तो इस तरह की जो बात है आप देख रहे हैं, इस मुल्क का जो है ना सियासी जो शऊर है वो बहुत ही कमजोर है। है जिसके पास शऊर है तो वो अपने अपने मफादात के, गुरूही मफादात के इर्द गिर्द घूमता है। ये बहुत बड़ा मसला है, ग्रोही जो मफादात है ना यहाँ पर, उस वजह से एक नेशनल जो कलेक्टिव इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचा जाता। अच्छा, आपने एक चीज और भी कही कि मुसलमान है वो मुसलमान के बारे में सोचता है, दलित दलित के बारे में सोचता है। अच्छा, मैं उसके आगे नहीं, आपके सामने नहीं आता, मुसलमान को मसला आता है सामने। मैं उससे आगे की बात सोचता हूँ कि जो भी इन कम्युनिटीज के लीडर्स भी, अगर जिनको लीडर्स कहा जाए या जिनको मीडिया प्रोजेक्ट करता है लीडर्स, क्योंकि लीडर होने की क्वालिटी यह है कि वो पब्लिक के लिए कुछ करे। बहुत से लोग नॉर्थ इंडिया में तो बिल्कुल कागजी घोड़े ही हैं, वो सिर्फ बयान देते हैं, चापलूसी करते हुए, चापलूसी, नेता की चापलूसी और अखबारों में बयान, पब्लिक के लिए कुछ नहीं करना। तो ये इस किस्म की जब हालत हो तो फिर मैं वहीं आ रहा हूं कि आखिर लोग कहाँ जाएं, क्या करें, उनका भला कैसे हो, मुल्क कैसे बेहतर चल सकता है, कोई रास्ता, कोई तरीका है इससे बाहर निकलने का? क्या हो उसमें, क्या कहीं कोई, हालांकि ये एक बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है, लेकिन मुख्तसर अगर आप लगाइए कि ये मुल्क की कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि अहले मुल्क को इस बात पर तो मैदान में, सड़कों पर उतर आ जाना चाहिए था कि 50% आबादी जो नीचे से बॉटम वाली 50, उसके पास 5% वसाइल है मुल्क के जो वसाइल है, दौलत है, जो कुछ भी है, उसके तसरुफ में, उसके इस्तेमाल में 5% है। और जबकि 5% के पास जो है तो 50% वसाइल है, कब्जा किए हुए है। तो आप जो है कैसा मुल्क चल रहा है? वो मीडिया है, वो जो राहुल गांधी वहां बॉम्बे में जो कह रहा था ना अपनी जो है आखिरी तकरीर में, बताओ मीडिया में कितने जो है वो दलित का वो है, कितने जो है ओबीसी के है, मालिकान है, फला है। ये क्या है? ये मजाक बना के रखा हुआ है, इंतहाई भद्दा मजाक है। इस मुल्क में नुमाइंदा कोई चीज के कैरेक्टर नहीं है, पॉलिटिक्स में है। लेकिन ये जो दलितों को पहले जो है एक सहूलत थी अंग्रेजों के ज़माने में, सेपरेट इलेक्टोरेट था, तो उसको ख़त्म करवाया गांधी जी ने ये करके कि भाई ये हमारे जो हिंदू जो एक अक्सरियत बना के रखे, इसके लिए तो हमेशा के लिए ख़तरा हो जाएगा। अब होता ये है कि दलित का जो भी नुमाइंदा मुंतखब होता है वो दलित सीट से, दलित नहीं करते हो तो सभी करते हैं उसको। तो आप देख रहे हैं कि दलितों के नुमाइंदे जो है, पासवान साहब को आपने देखा, बिल्कुल मरूम आजानी हो गए, वो कितने फायर ब्रांड लीडर थे। तो जाहिर बात है, लेकिन बाद में वो हर इख्तिदार में आए तो किस तरह से ये इस पार्टी के साथ आए। तो मैंने खुद उनसे एक मरतबा कहा कि अब आपकी ज़बान नहीं खुल रही है, आपकी ज़बान गुंग हो गई है, तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाए। तो ये तुफैली लीडरशिप बन जाती है। ये जो निज़ाम है ना, उनको इलेक्ट करके दे रहा है, असर्टिव लीडरशिप जो है मुसलमानों के पास भी नहीं है, दलितों के पास भी नहीं है। जो वो तो तकरीबन ऐसा लगता है, एक मुहावरा है, बाय द अपोजिशन। तो वो मुखालिफिन को ही अपने लिए इस्तेमाल करने का तरीका हुकूमतें और पार्टियां निकाल लेती हैं। और मैं तो कभी कभी
ऐसे लीडर्स को एग्जॉस्ट फैन कहता हूं कि लोगों का गुस्सा निकलवा दो जी और असल वक्त पर जो उन्हें गुस्सा जाहिर करना चाहिए, वोट देने के वक्त पर उसका इस्तेमाल होना चाहिए, उस नाराजगी का, उससे पहले पहले वो खत्म करा देते हैं। तो वो फैसिलिटेटर के तौर पर काम करते हैं। और फिर हमने देखा कि अयोध्या का फैसला आने से 10 दिन पहले एक साहब आधी रात को जाकर के मिलते हैं, फिर बात खत्म हो जाती है, सबने कह दिया कि जो कुछ अदालत कहेगी। खैर, हम उस बहस में नहीं जाते, लेकिन अक्सर तो ऐसे लोग हैं जिनको खुद सरकार और पार्टी, रूलिंग पार्टी किसी कम्युनिटी के लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करती है और फिर उनसे अपने काम ले लेती है। जब इस तरह की लीडरशिप तकरीबन हर कम्युनिटी में हो तो फिर कहाँ उनके हक की बात हो पाएगी। बात बिल्कुल इस लिहाज से दुरुस्त है कि हमारे पास जो है ना, पॉलिटिकली, सोशली और एजुकेशनली जो लोगों को एजुकेट करना चाहिए था, तरबियत होनी चाहिए था, वो तरबियत उनकी नहीं हो पा रही। मसला ये है ना, जब शऊर बेदार होगा, उसको समझ में आएगा कि ये चीज़, ये फलां शख्स जो है मेरे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, ये जो है मेरा सौदा करने वाला है, उसको जब पता चल जाएगा, वो उससे बारे में आगाह हो जाएगा, उससे वाकिफ हो जाएगा, तो ये कैफियत नहीं पैदा हो रही ना। और ये काम जो है वक्ती नहीं होता है, ये सिर्फ इलेक्शन के तौर पर नहीं होता है, ये इसको मुसलसल करते रहना पड़ता है, तभी तो आपको ये होता है। और उसके लिए जो आप जो यहाँ का जो सबसे मुराद याफ्ता तबका, यानी जो पैम्पर्ड जो वो है ना, जो मजहबी तौर पर सबसे मुकद्दस माना जाता है, तो वो उनके अंदर जितनी वो है, मैच्योरिटी है और जितनी शऊर है और जिस तरह से वो छाए हुए है, उसी वजह से तो छाए हुए है कि उनके पास पॉलिटिकल अवेकनिंग बहुत ज्यादा है, हर तरीके की अवेकनिंग ज्यादा है, और वेल नीड भी है किस तरह से कहाँ ये करना है। तो उनसे हमको सबक सीखना चाहिए, दूसरे कौमों को भी उनसे सबक सीखना चाहिए, जिसके तरफ मैंने इशारा किया। जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो वाकईन बहुत ही एक तरह से आम आदमी पर जुल्म हो जाता है, उसके हुकूक छिन जाते हैं, उसे पता भी नहीं चलता। पर तो जुल्म कभी होता है क्या, आपने सुना कभी? और वो लीडर जो है वो सब कुछ लूट करके निकल जाता है, बगैर रिजर्वेशन के पूरा बिल्कुल मक्खन बाला ही खा रहे हैं, बिल्कुल बगैर रिजर्वेशन के। कहीं पर 70% है, कहीं पर 40% है, कहीं पर 55% है। जी। इवन जो है पार्लियामेंट में भी उनकी अच्छी खासी तादाद है, उनकी तादाद बताई जाती है 3 या 4% बताई जाती है, उससे कहीं ज्यादा जो है तो उनकी तादाद है पार्लियामेंट में। बिल्कुल। तो ये है। तो बहरहाल अब ये इलेक्शन का है, अब ये इलेक्शन चल रहा है। इन्होंने 2014 का इलेक्शन लड़ा था, गाय उनका मेन वो था। फिर 2019 का इलेक्शन लड़ा था, पाकिस्तान था। अब ये जो इलेक्शन चल रहा है, इसमें मुसलमान रास तौर पे इनके निशाने पर, हर चीज मुसलमानों पे आप टान टूट रही है, आप देख रहे हैं। ऑक्सीजन बने हुए हैं इनके लिए, इनकी कुव्वत का सरचश्मा जो है मुसलमान है। जी। इनकी कुव्वत का सरचश्मा है, यानी मुसलमानों को ये महसूस होना चाहिए कि मुसलमान भी इस मुल्क में मैटर करते हैं, तभी तो आप उनको निशाना बना रहे हैं। कहीं आप यूसीसी लेकर आते, अब यूसीसी का मजाक देखिए आप, कि आप जो है कबाइली तबकात को जो है तो उससे एग्जाम कर देते हैं। जी। अरे तो कबाइल क्यों कहते कि हम हिंदू नहीं है, हम तुम्हारे सुने मानेंगे। आप भाई जब यूनिफॉर्म सिविल यूनिफॉर्म में तो सबके लिए सबको यूनिफॉर्म लेना चाहिए। तो ये जो है जिस तरह की हरकत है, आप वो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट था आसाम में, वो उसको ख़त्म कर दिया। वो मदरसा बोर्ड था, अंग्रेज़ों के ज़माने चला रहा था, और मदरसा में जो है तो वो वहाँ पे असरी तालीम भी होती थी और दीनी तालीम भी होती थी। लेकिन क्योंकि मुसलमान वहाँ बड़ी तादाद में 35% है आसाम में, है ना, तो उनको टारगेट करना था। उससे ये करके जो है कबाइली रियासत है वो बेसिकली, मगर हुक्मरानी तो वही तबका कर रहा है जिसका मैंने अभी तस्करा किया, है ना। तो ये इस तरह की जो हरकतें करके मुसलमानों को निशाना बना के, अभी वो वज़ीर दाखिला साहब का बयान आया कि मुसलमान जो है वो यूसीसी के हवाले से वो कहीं उनके लिए जो प्रमोशनल जो एडवर्टाइजिंग जो हो रही है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से जो है, तो किसी समिट में तकरीर कर रहे थे वो, तो ताज़ीरी क़वानीन, फौजदारी क़वानीन के बारे में क्यों नहीं ये करते, मुसलमान ये करते हैं, मुतालबा करते हैं। तो भाई वो तो मुसलमान कब उससे मना किया है। हाँ, वो असल में किसी भी तरह से गुमराह को तो मुस्लिम परसाबाड़ी की तरफ से बयान आया कि आप गुमराहकुन बयान दे रहे हैं आप। जी। हाँ, तो वो तो देखिए गुमराह करने का ही तरीका है उनका, जिस इलेक्शन जीतने के लिए कोई भी वो तरीका अपनाते हैं। आप जो है 10 साल में आपने क्या कारनामे अंजाम दिए, आप
आवाम के सामने जाइए, पेश करिए, आप कारनामे बताइए ना। आप कब तक मनफी और निगेटिव और जो है जज्बाती नारे और मुसलमानों को जो है निशाना बनाकर इख्तिदार में आने का जो है वो करते रहेंगे, इख्तिदार का अपना मुस्तहकम करने के पर अपना कुछ तो दिखाइए। अब आप दिखा रहे, आपने ये मेरे पास जो है वो विकसित भारत के नाम से जो है वो जो उस पर काफी हंगामा हुआ, मेरे पास लेटर आया प्राइम मिनिस्टर साहब का विकसित भारत के नाम से, तो उसमें जो है जो कारनामे दिखाए जा रहे हैं, ट्रिपल तलाक से आप मुसलमानों को एक जो है सिविल लॉ है आप उसको क्रिमिनल लॉ में तब्दील कर रहे हैं। वो कोई कारनामा है? वो कोई ये है उससे कोई वो असल में करना कुछ नहीं है, शोर मचाते रहना है। और कमाल ये है इस सरकार में कि भूखे को भी अपनी भूख का ख्याल ना रहे और हमें वोट देता रहे। ये बहुत ही कभी मंदिर के नाम पर, कभी किसी भी नाम पर आपको अपनी ना बेरोजगारी याद रहे, ना अपनी भूख याद रहे, ना महंगाई याद रहे, और सिर्फ हमें बार बार वोट देते रहें और हम अपने कुछ कारोबारी दोस्तों के हवाले पूरा मुल्क करते चले जाएं। ये नफरत के साथ साथ वोट मिलती रहे और अंदर अंदर काम वो होता रहे। हालांकि टारगेट बेसिकली हिंदू ही हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में तो उन्हीं पे गलबा हासिल करना चाहते हैं। बड़ी तादाद में तो हिंदू ही विक्टिम होगा, जाहिर है। देखिए बना हुआ ही है, बता रहा हूं ना आपको, 5% वसाइल जो है उनके पास है, 50% आबादी के पास। बिल्कुल विक्टिम नहीं तो क्या है? बिल्कुल खुद हिंदुओं को विक्टिम बनाया है इस बीजेपी आरएसएस ने। ये बात भी समझने की है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बारी मसूद साहब, आपने हमें वक्त दिया। और अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि मसूद साहब काफी मसरूफ रहते हैं, कभी कभी मौका मिलता है, आइंदा फिर हम कोशिश करेंगे किसी और मौके पर उनसे बात करने की। और आखिर में कमेंट्स में आप जरूर लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये इंटरव्यू कैसा लगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।